हेलो स्टूडेंट्स, परफेक्शन आईएएस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं ओम प्रकाश आज आपके सामने उपस्थित हूँ केमिस्ट्री का कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेकर, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है इनफैक्ट केमिकल रिएक्शन पर। आपका जो पहला टॉपिक होगा वो होगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, और दूसरा टॉपिक जो होगा स्टूडेंट्स वो होगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप देखेंगे कि कैसे कोई रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है, और केमिकल रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं। एनर्जी के आधार पे एंडोथर्मिक होता है, एक्सोथर्मिक होता है, रिवर्सेबल, इरिवर्सेबल, इन सब बातों को अच्छे से डिटेल्स में आज सीखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शन जो होता है वो इनफैक्ट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। इसे हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या है? ये इनफैक्ट क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वन और मोर सब्सटेंस forms another substance by breaking and making of chemical bond। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक लाइन मैंने लिखा है कि एक या एक से अधिक सब्सटेंस जो आपस में रिएक्ट करके एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जैसे यहाँ पे ऐसे लिखते हैं कि ए और बी ये आपस में रिएक्ट किया और नए कंपाउंड का फॉर्मेशन किया सी का, तो ये एक केमिकल रिएक्शन है। और वो सब्सटेंस जो आपस में रिएक्ट करता है उसे हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। ये वाला सब्सटेंस क्या होगा? रिएक्टेंट। और ये क्या होता है? जो नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है उसे हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट। रिएक्टेंट किसे कहेंगे? तो वो सब्सटेंस which reacts to form a new substance, जो आपस में रिएक्ट करता है एक नए सब्सटेंस को बनाने के लिए, उसे हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट किसे कहेंगे? वो सब्सटेंस जिसका फॉर्मेशन होता है, विच फॉर्म्ड। तो जिसका फॉर्मेशन हो रहा है उसे हम लोग कहेंगे प्रोडक्ट, और जिसके द्वारा फॉर्मेशन हो रहा है, जो आपस में रिएक्ट करके नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहा है, उसे हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स रिएक्टेंट। यानी एक केमिकल रिएक्शन में दो पार्ट होगा, एक रिएक्टेंट जो आपस में रिएक्ट करेगा और एक प्रोडक्ट जो रिएक्ट करने के बाद नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेगा। तो जो नया सब्सटेंस बनेगा उसे हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट। किसी भी केमिकल रिएक्शन में ये जो प्रोसीजर होता है, ये जो प्रोसेस होता है, इसमें ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। ये ब्रेकिंग और मेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करने पर अपने बॉन्ड्स को तोड़ते हैं और प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए नए बॉन्ड का निर्माण करते हैं। जैसे इसको ऐसे समझते हैं, थ्योरेटिकली बोलने पे ये बातें अच्छे से समझ में नहीं आती, विजुलाइज करने पे इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। जैसे स्टूडेंट्स, जैसे H2 गैस है प्लस I2 गैस है, ये दोनों मिलकर बनाता है 2HI गैस। हालांकि ये रिवर्सेबल होता है, तो ऐसे देंगे इक्वेशन। H2 गैस मतलब क्या हुआ कि ये हाइड्रोजन गैस रहेगा, इसमें दो हाइड्रोजन का एटम रहेगा, और ये रिएक्ट करेगा किससे? I2 गैस से। I2 गैस में क्या होगा? दो आयोडीन का एटम बॉन्डेड होगा कोवैलेंट बॉन्ड से।
ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करेगा तो ये HI बनाता है। तो HI बनता कैसे है, बीच में क्या होता है, इसके क्या कोई ऐसे स्टेप्स होते हैं जो इंटरमीडिएट स्टेप होते हैं जहाँ पर ब्रेकिंग और मेकिंग होता है? तो बिल्कुल होता है, ब्रेकिंग और मेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा होता है, तभी तो नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और नए सब्सटेंस का निर्माण होता है। जैसे देखिए H एटम है तो ये H और H के बीच जो बॉन्ड था वो टूटेगा, H और H के बीच जो बॉन्ड था वो टूटेगा, और यहाँ पर I और I के बीच जो बॉन्ड था ये टूटेगा, और H और I के बीच नए बॉन्ड का निर्माण होगा। मतलब फाइनली क्या होगा कि H और I और H और I। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट कि 2HI का निर्माण हुआ। तो इसमें क्या होता है, ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये पॉइंट आई होप आप समझ रहे हैं कि कैसे कोई रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके नए प्रोडक्ट का, नए कंपाउंड का, नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है। इसके बाद देखते हैं स्टूडेंट कि ये तो केमिकल रिएक्शन है जिसमें रिएक्ट करके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आखिर ये केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या होता है, तो ये किसी भी केमिकल रिएक्शन का एक सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन है। ये क्या है, सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि कैसे कोई केमिकल रिएक्शन होता है, इसको सिंबल के द्वारा आप रिप्रेजेंट कर दीजिए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। जैसे यहीं पे अगर देखा जाए तो H2 गैस I2 गैस के साथ रिएक्ट करके 2HI गैस बनाएगा। तो ये क्या है, केमिकल इक्वेशन। ये क्या है, केमिकल इक्वेशन। मतलब आप ये देख के बता सकते हैं कि हाइड्रोजन और आयोडीन का मॉलिक्यूल मिलेगा तो HI का फॉर्मेशन करेगा। या फिर ऐसे लिखा हुआ है CaCO3 सॉलिड को आप हीट करते हैं तो देता है CaO सॉलिड और CO2 गैस। तो देखिए यहाँ पर भी ये क्या है, केमिकल इक्वेशन है कि आप देखिए CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट कीजिएगा तो आपको मिलेगा क्या, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2 गैस रिलीज होगा। तो ये सब जो सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन होता है किसी केमिकल रिएक्शन का, उसे हम लोग कहते हैं केमिकल इक्वेशन। तो व्हाट इज द केमिकल इक्वेशन, तो बस एक रिप्रेजेंटेशन है रिएक्शन का कि कैसे कैसे रिएक्शन हो रहा है, उसको रिप्रेजेंट कर दीजिए थ्योरेटिकली। आप प्रैक्टिकली और मैकेनिज्म नहीं बताइए, आप बस थ्योरेटिकली उसको लिख कर रिप्रेजेंट कर दीजिए कि रिएक्शन कैसे हो रहा है। इसी को हम लोग कहते हैं एक केमिकल इक्वेशन। अगला पॉइंट जो हमारे पास है स्टूडेंट, वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, थोड़ा इसको समझते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये लेवोजियर के द्वारा दिया गया था। ये थ्योरी जो है गिवन बाय लेवोजियर इन 1789 में लेवोजियर ने सबसे पहले बताया था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। और जैसा कि आप जानते हैं लेवोजियर को ही क्या कहा जाता है, लेवोजियर को ही कहा जाता है फादर ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का फादर कहा जाता है लेवोजियर को। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लेवोजियर के द्वारा दिया गया था। तो आखिर ये लॉ क्या था, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था, ध्यान से सुनिए, इन्होंने कहा था मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन में ना ही मास बनता है ना ही मास का कोई हानि होता है, लॉस होता है। मास जो है रिएक्टेंट का वो हमेशा प्रोडक्ट के मास के क्या होगा, बराबर होगा। द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। तो इनका स्टेटमेंट यही था। क्या इनका स्टेटमेंट था, इनका कहना था कि मास को ना ही आप बना सकते हैं और ना ही बिगड़ता है किसी केमिकल रिएक्शन में। उसका मास रिएक्टेंट का जो है वो प्रोडक्ट के मास के क्या होगा, बराबर होगा। नए मास का निर्माण नहीं होता है। बस उसी के बीच, जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि क्या हो रहा था कि रिएक्टेंट के बीच का जो एटम्स था उसके बीच का बॉन्ड टूटा, पुराने बॉन्ड का ब्रेकिंग हुआ और नए बॉन्ड का क्या हुआ, मेकिंग हुआ।
तो बस ये बॉन्ड का मेकिंग और ब्रेकिंग है, सारा एटम बस इधर का उधर हो जाता है, ना ही कोई एटम का लॉस हुआ था और ना ही कोई नए एटम का निर्माण हुआ था। तो मास कैसे चेंज होगा? मास तो हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। दूसरे शब्दों में भी इसको ऐसे समझ सकते हैं, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन the total mass of reactant is equal to total mass of reactant is equal to total mass of product। तो रिएक्टेंट का जो टोटल मास होता है वो प्रोडक्ट के टोटल मास के क्या होगा? तो बराबर होगा। कभी भी मास का लॉस नहीं होता है। तो यही कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब मास हमेशा जो है वो क्या होता है? तो कंजर्व होता है, इसका ना ही लॉस होता है ना ही गेन होता है। तो चलिए हम लोग अब क्लासिफिकेशन करते हैं केमिकल रिएक्शन का। ये तो आपने देखा कि कैसे केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या है। अब देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन के टाइप्स कितने होते हैं। तो देखिए, केमिकल रिएक्शन का क्लासिफिकेशन कई वे में किया जा सकता है। केमिकल रिएक्शन का क्लासिफिकेशन कई वे में किया जा सकता है। आप इसको एनर्जी एक्सचेंज के आधार पे क्लासिफाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, मैकेनिज्म और नेचर के आधार पे केमिकल रिएक्शन को कई वे से क्या किया जा सकता है? इसको क्लासिफाई किया जा सकता है। जैसे केमिकल रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं? तो सबसे पहले आप इसको एनर्जी एक्सचेंज के आधार पे क्लासिफाई कर सकते हैं, एनर्जी एक्सचेंज के आधार पे। दूसरा नेचर ऑफ रिएक्शन के आधार पे। तीसरा ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन के आधार पे, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन के आधार पे। और चौथा मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन के आधार पे, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन कि कैसे कोई रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है, उसके इंटरमीडिएट का क्या मैकेनिज्म होगा। तो केमिकल रिएक्शन को आप क्लासिफाई कर सकते हैं चार वे से, चार आधार पे। एक एनर्जी एक्सचेंज के आधार पे, नेचर ऑफ रिएक्शन, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन और मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। अगर आप एनर्जी एक्सचेंज के आधार पे करेंगे तो वो रिएक्शन या तो एंडोथर्मिक होगा या फिर एक्सोथर्मिक होगा। तो या अगर नेचर ऑफ रिएक्शन के आधार पे आप करेंगे तो वो रिएक्शन या तो रिवर्सेबल होगा या फिर इरिवर्सेबल होगा। अगर आप ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन के आधार पे करेंगे तो या तो ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा। और अगर मैकेनिज्म के आधार पे करेंगे तो कई तरह से हो सकता है, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, डिकम्पोजिशन। तो आप देखें कि मैकेनिज्म के आधार पे भी कई तरह से होते हैं। एडिशन का ही नाम दिया जाता है कभी कभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन का ही कभी कभी नाम दिया जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सब दोनों एक ही चीज़ है, इसमें अलग अलग कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह से सबसे पहले हम लोग देखते हैं एनर्जी एक्सचेंज के आधार पे कोई केमिकल रिएक्शन एनर्जी एक्सचेंज के आधार पे कितने टाइप के होते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, एनर्जी एक्सचेंज के आधार पे दो तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं। एक होता है जिसे हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। तो देखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसमें क्या होगा कि कोई रिएक्टेंट तभी प्रोसीड करेगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा जब रिएक्टेंट कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तभी वो रिएक्शन प्रोसीड करेगा और नए सबस्टांस का फॉर्मेशन करेगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या बोलेंगे कि वैसा रिएक्शन इन विच reactant require some amount of heat energy, reactant require some amount of heat energy। स्टूडेंट्स, एंडोथर्मिक रिएक्शन किसे कहेंगे? वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट रिक्वायर सम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। रिएक्टेंट जब तक उसको हीट एनर्जी नहीं देंगे वो रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे ए है, ए को हीट मिला और तब बना क्या बी,
तो बी क्या है, प्रोडक्ट। अगर आपसे पूछा जाए कि एनर्जी कंटेंट किसका ज़्यादा होगा, किसके पास ज़्यादा एनर्जी होगा, तो ऑब्वियसली बी के पास ज़्यादा एनर्जी होगा। कैसे, देखिए ऐसे समझिए, ए था, इसके पास कम एनर्जी था, इसने हीट एब्जॉर्ब किया, अब ये बन गया बी, तो बी के पास ये हीट वाला एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी है कि नहीं। तो ऐसे केस में बी का अगर इसका एनर्जी डायग्राम देखें तो रिएक्टेंट का एनर्जी कम और प्रोडक्ट का एनर्जी ज़्यादा होगा। तो ये देखिए ऊपर जो है ये है एनर्जी और ये है रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट। तो आप देखिए कि प्रोडक्ट का जो एनर्जी कंटेंट है, प्रोडक्ट का एनर्जी कंटेंट जो है वो ज़्यादा है। ये देखिए HP, इंथैल्पी कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट, और रिएक्टेंट का एनर्जी इतना छोटा है, इसको हम लोग लिखेंगे HR, एनर्जी कंटेंट ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट का एनर्जी कम, प्रोडक्ट का एनर्जी ज़्यादा, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर इसमें एनर्जी एक्सचेंज निकाला जाए इसका डेल्टा H, तो वो होगा पॉजिटिव। कैसे, डेल्टा H क्या होता है, तो डेल्टा H होता है इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, चेंज इन इंथैल्पी, मतलब प्रोडक्ट का एनर्जी और रिएक्टेंट का एनर्जी। तो यहाँ पे देखिए कि प्रोडक्ट का एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट का एनर्जी ज़्यादा है और रिएक्टेंट का एनर्जी कम है। तो एक बड़े वैल्यू में जब छोटे वैल्यू को माइनस करेंगे तो ये डेल्टा H क्या होगा, पॉजिटिव। तो ध्यान रखें स्टूडेंट कि जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है उसमें हीट एक्सचेंज या इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ये डेल्टा H क्या है, इसको कभी कभी बोल देता है हीट एक्सचेंज या फिर कभी कभी बोल देता है चेंज इन इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो कुछ भी बोल देगा, सबका मीनिंग एक ही है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या चेंज इन इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, तो सबका मतलब सेम ही है। तो डेल्टा H जो होता है एंडोथर्मिक के लिए वो पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होने का रीज़न क्या है, डेल्टा H का मतलब होता है प्रोडक्ट का एनर्जी माइनस रिएक्टेंट का एनर्जी। तो प्रोडक्ट का एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा है, HP जो है ग्रेटर देन HR, इसलिए क्या हो गया, ज़्यादा बड़े वैल्यू में से छोटे वैल्यू को जब माइनस करेंगे तो फिर आपको जो वैल्यू मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा। इसीलिए एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा H क्या होता है, पॉजिटिव होता है। देखते हैं नेक्स्ट, अगला रिएक्शन जो है, मतलब रिएक्शन को हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं एनर्जी के आधार पे। तो दो तरह का रिएक्शन होता है, एक रिएक्शन जो एनर्जी एब्जॉर्ब किया, जैसा कि आपने अभी देखा एंडोथर्मिक रिएक्शन। दूसरा तरह से अगर क्लासिफाई करें तो होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक किसे कहते हैं, एनर्जी रिलीज्ड रिएक्शन इन विच, ऐसे लिख सकते हैं इसको, रिएक्शन in which energy released along with product। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट के साथ साथ कुछ एनर्जी भी रिलीज हो, तब उसको हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इसमें क्या होगा कि अगर कोई A है तो वो बनाएगा B और साथ ही साथ कुछ एनर्जी भी रिलीज करेगा। तो जो एनर्जी रिलीज कर रहा है हीट एनर्जी, यही हीट एनर्जी इवॉल्व होता है इस रिएक्शन में, तब हम उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर बात करें इसका डेल्टा H की, डेल्टा H क्या होता है, HP माइनस HR, मतलब प्रोडक्ट का इंथैल्पी, और HR क्या होता है, रिएक्टेंट का इंथैल्पी। HP क्या है, इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, और HR क्या है, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो ध्यान दें स्टूडेंट्स कि अगर मैं आपसे कहूं कि एक बात बताइए, A और B में ज़्यादा एनर्जी कंटेंट किसके पास है, तो आप क्या कहेंगे, सिंपल सा बात है, A का एनर्जी ज़्यादा होगा। कैसे, A के पास एनर्जी था, जब प्रोडक्ट बनाया B तो B के साथ साथ इसने कुछ एनर्जी भी रिलीज किया, तो यानी ये एनर्जी तो इसी के पास रहा होगा A के साथ। अब बना रहा है B के पास तो अब एनर्जी है नहीं, हीट एनर्जी के फॉर्म में वो रिलीज कर दिया। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू होगा वो निगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट का एनर्जी यहाँ क्या है, कम, और A का एनर्जी जो है रिएक्टेंट वो है ज़्यादा, मतलब HR का वैल्यू ज़्यादा था। तो छोटे वैल्यू में से बड़े वैल्यू को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव। तो डेल्टा H जो होता है वो होता है निगेटिव, किसके लिए, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। इसको डायग्राम से, इसको ग्राफ से समझते हैं। देखिए ये है रिएक्टेंट, ये है प्रोडक्ट, ये है रिएक्टेंट। आप देखिए कि रिएक्टेंट के पास ज़्यादा एनर्जी है, ये है HR रिएक्टेंट, और ये क्या है, HP। तो प्रोडक्ट का एनर्जी कंटेंट है कम, रिएक्टेंट का एनर्जी कंटेंट है ज़्यादा।
तो ज़्यादा एनर्जी रिएक्टेंट के पास है और प्रोडक्ट के पास है कम एनर्जी, क्योंकि ये जो इतना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी था, ये जो इतना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी था, इसी को तो उसने निकाल दिया हीट के फॉर्म में, डेल्टा एच, यही तो डेल्टा एच है। तो रिएक्टेंट का एनर्जी ज़्यादा और प्रोडक्ट का एनर्जी कम होने से यहाँ पर जो डेल्टा एच होता है वो निगेटिव हो जाता है। स्टूडेंट, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर एग्जाम्पल देखें तो सबसे पहला एग्जाम्पल एक्सोथर्मिक का क्या होगा? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड को जब आप पानी में डालते हैं तो बनता है CaOH2, यानी ये जो क्विक लाइम है वो स्लैक लाइम बन जाता है। तो जब भी आप चूने को पानी में डालेंगे ना तो वो स्लैक लाइम बनाता है और इसके साथ ही वो पानी क्या होने लगता है? बॉयल करने लगता है, गर्म हो जाता है। तो ये एग्जाम्पल है किसका? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। रस्टिंग ऑफ आयरन, जब रस्टिंग होता है आयरन का तो इसमें भी एनर्जी रिलीज होता है। बर्निंग ऑफ फ्यूल, कोई भी फ्यूल आप जलाते हैं तो ये भी क्या होता है? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, हीट एनर्जी देता है। हम लोग खाना तैयार करते हैं तो उसमें LPG गैस जलाते हैं तो उससे हीट ही तो प्राप्त करते हैं हम लोग। प्रोडक्ट बनता है, क्या बनता है? जब आप ब्यूटेन को जलाते हैं, C4H10 को, तो क्या देता है? CO2 प्लस H2O और प्लस क्या देता है? हीट एनर्जी। तो यही हीट तो हम लोग को चाहिए। एंडोथर्मिक रिएक्शन का क्या एग्जाम्पल है? जैसे एंडोथर्मिक रिएक्शन का क्या एग्जाम्पल होगा? वैसा रिएक्शन जिसमें हीट देंगे तब प्रोसीड करेगा। जैसे देखिए, अगर ये है मीथेन, मीथेन में क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराइएगा तो बनाएगा CH3Cl। तो ये तभी होता है जब हम लाइट एनर्जी देते हैं। साथ ही साथ अगर हम मिल्क से कर्ड्स बनाते हैं तो ये क्या होता है? दूध को गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद उसको एक टेम्परेचर देते हैं, हीट देते हैं जिससे उसका टेम्परेचर बढ़ता है और उस टेम्परेचर पे ही वो मिल्क से कर्ड का फॉर्मेशन करता है। इसीलिए कभी कभी हम लोग देखते हैं कि जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो उस समय क्या होता है? दूध से दही बनने का प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है। तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, उसको हीट देना पड़ेगा, तब हम लोग उसको गर्म करते हैं। हीट जब देते हैं तब मिल्क से क्या होता है? कर्ड्स बनता है। तो मिल्क से कर्ड बनना भी क्या है? एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक क्या है? जितना भी रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ फ्यूल, ये स्लैक लाइम्स, क्विक लाइम से स्लैक लाइम बनने का प्रोसेस, या बर्निंग ऑफ LPG, ये सारा का सारा क्या है? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। स्टूडेंट्स, देखते हैं नेचर ऑफ रिएक्शन के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन क्या है। हम लोगों के सामने जो अगला टॉपिक है वो है रिवर्सेबल रिएक्शन। रिवर्सेबल रिएक्शन किसे कहते हैं? रिवर्सेबल रिएक्शन वैसा रिएक्शन होता है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है और उसी टाइम प्रोडक्ट भी कुछ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट का फॉर्मेशन करता है। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रिवर्सेबल रिएक्शन। रिएक्टेंट फॉर्म्स प्रोडक्ट साइमल्टेनियसली, प्रोडक्ट गिव्स बैक रिएक्टेंट, ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं रिवर्सेबल रिएक्शन। ऐसा नहीं है कि पहले A पूरा B बना देगा फिर B वापस A देगा। कुछ लोगों के मन में ये कन्फ्यूज़न होता है कि सर रिवर्सेबल रिएक्शन उसे कहते हैं कि रिएक्टेंट से तो प्रोडक्ट बनाया जा सकता है और जब हम चाहें प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बना लें, तो ऐसे रिएक्शन को रिवर्सेबल कहते हैं। नहीं, रिवर्सेबल रिएक्शन ये नहीं होता है। रिवर्सेबल रिएक्शन तो ये होता है कि एक ही टाइम में दोनों रिएक्शन चलता है, फॉरवर्ड भी बनता है, बैकवर्ड भी बनता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ एक कोई आदमी है A और यहाँ पर कोई आदमी है B। इसने क्या किया कि इसको 20 रुपया दिया 1 सेकेंड में, पर सेकेंड ₹20 पर सेकेंड। 1 सेकेंड में इसने इसको 20 रुपये दिए, तो इसने क्या किया? ₹2 वापस कर दिया। फिर अगले क्षण ये क्या किया? 18 रुपया देगा इसको, तो ये फिर 3 रुपीज़ वापस करेगा। तो इसी को कहते हैं रिवर्सेबल रिएक्शन। हाँ, ये भले है कि रिएक्टेंट शुरू में ज़्यादा देगा, प्रोडक्ट शुरू में कम देगा, लेकिन टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट का प्रोडक्ट देना जो है वो घटेगा और प्रोडक्ट का रिएक्टेंट देना जो है वो बढ़ेगा। और एक ऐसा समय, तो जो जिस स्पीड से, ध्यान दीजिए, जिस स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाता है उसे बोलते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और जिस स्पीड से प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट देता है उसे बोलते हैं रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, RB और RF। शुरुआत में क्या होता है स्टूडेंट्स
कि फॉरवर्ड ज़्यादा होता है, बैकवर्ड शुरुआत में कम होता है, धीरे धीरे फॉरवर्ड घटता है और धीरे धीरे बैकवर्ड बढ़ता है, और एक ऐसा समय आता है जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड बराबर हो जाता है, तब हम इसी को कहते हैं इक्विलिब्रियम। तो आपसे पूछा जाएगा कि इक्विलिब्रियम पे क्या होता है। अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट क्या हो गया? बराबर। मतलब ये पैसा दिया था शुरुआत में 20 रुपया, ये लौटाया 2, दिया 18, लौटाया 3। एक ऐसा समय आएगा जब ये देगा 10 और लौटाएगा कितना? 10। तो कहेंगे हम लोग कि अब रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम पे है। और इक्विलिब्रियम पे जब हो जाएगा तो फिर इसके पास जितना रुपया था और इसके पास जितना रुपया था वो कांस्टेंट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट होगा, इक्वल नहीं। इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो हम लोग लिख सकते हैं एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, the rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction। तो एक ऐसा स्टेज जहां पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जिस स्पीड से फॉरवर्ड बना रहा था उसी स्पीड से बैकवर्ड बनाने लगेगा, तो उसे इक्विलिब्रियम बोलेंगे। और इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? एट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन जो होगा रिएक्टेंट का, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम्स कांस्टेंट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का कॉन्सेंट्रेशन जो होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट हो जाएगा। इक्वल नहीं, इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तब हम उसे क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम हमेशा रिवर्सेबल रिएक्शन में ही होता है। एक रिएक्शन और होता है, जैसे इसका कुछ एग्जांपल, तो जैसे H2 गैस प्लस I2 गैस देता है 2HI गैस। तो ये एक एग्जांपल है रिवर्सेबल रिएक्शन का। ये रिएक्शन जो होता है वो रिवर्सेबल होता है। देखते हैं इरिवर्सेबल रिएक्शन। इरिवर्सेबल क्या होता है? इरिवर्सेबल रिएक्शन वैसा होता है स्टूडेंट जो वन डायमेंशनली मूवमेंट करता है, सिर्फ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट देता है, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट नहीं फॉर्म करता है, उसे हम लोग कहते हैं इरिवर्सेबल रिएक्शन। इरिवर्सेबल रिएक्शन में वापस रिएक्टेंट, इसका एरो जो होता है ना इस तरह से देते हैं, वन डायमेंशनल। और इक्विलिब्रियम वाले रिवर्सेबल में क्या था कि दोनों डायरेक्शन से हम लोग देते थे, मतलब प्रोडक्ट भी बनाएगा, रिएक्टेंट भी बनाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं इरिवर्सेबल रिएक्शन। जैसे कार्बन प्लस O2, कार्बन और O2 को जला दिए तो क्या दिया? CO2 प्लस क्या दिया? हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी दे रहा है तो ये एक्सोथर्मिक है। ये क्या है? एक्सोथर्मिक। एनर्जी एक्सचेंज के आधार पर डेल्टा H इसका क्या होगा? निगेटिव। तो एनर्जी एक्सचेंज के आधार पे ये एक्सोथर्मिक है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये रिवर्सिबिलिटी के आधार पे ये क्या है? इरिवर्सिबल रिएक्शन है। जो कार्बन को आपने एक बार जला दिया वो वापस फिर कार्बन प्राप्त नहीं होगा। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन, जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट देता है बट प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट नहीं देता है। रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट बट प्रोडक्ट डज नॉट फॉर्म बैक रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट जहाँ पे रिएक्टेंट का फॉर्मेशन नहीं करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इरिवर्सेबल रिएक्शन। जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, CaCO3 सॉलिड है, इसको जब हम लोग हीट करते हैं, इसको हम लोग जब हीट करेंगे तो फिर क्या होगा कि CaO सॉलिड देगा और प्लस CO2 गैस। तो ये भी क्या है? एक तरह का क्या है कि जब हम हीट कर रहे हैं खास टेम्परेचर पे तो फिर वो क्या करेगा? इस तरह का प्रोडक्ट बनाएगा। तो बहुत सारे एग्जांपल्स, अलग अलग फिजिकल कंडीशंस भी हैं, ऐसा नहीं है। फिजिकल कंडीशंस भी है कि कहाँ पे वो फिजिबल होगा रिवर्सेबल, कहाँ पे इरिवर्सेबल। तो इन सब बातों का स्टडी हायर स्टडी में किया जाता है। तो खैर इरिवर्सेबल रिएक्शन यही होता है जिसमें क्या होगा? रिएक्टेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। रिएक्टेंट क्या करेगा? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा और प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट नहीं देगा, उसे हम लोग कहेंगे इरिवर्सेबल रिएक्शन। अगला है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के आधार पर देखें, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के आधार पे, तो एक होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसको समझते हैं स्टूडेंट्स। एक होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसे कहते हैं? वैसा केमिकल रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है? वैसा केमिकल रिएक्शन जहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो,
जहाँ पे क्या हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जहाँ पे क्या हो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और जहाँ पे क्या हो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर जहाँ पे हो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ये सारे के सारे जो हैं वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन को दिखाते हैं। या तो एडिशन हो जाए ऑक्सीजन का, रिमूवल हो जाए हाइड्रोजन का, या इलेक्ट्रॉन का लॉस हो, या फिर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो। तो ये चार बात आपको सामने दिख रहा है लिखा हुआ, बट ये चार बात नहीं है, बस ये एक ही बात है। और वो बात क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सारा जो क्राइटेरिया है ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने से ही पूरा हो जाता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, सब का मतलब सेम है। जैसे देखिए एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे Fe था, इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके Fe+2 बना दिया। इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या बना दिया, Fe से क्या बना दिया, Fe+2। तो जब ये Fe से बना दिया Fe+2, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये 0 था, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2 हो गया, या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। या फिर Fe था, ये O2 से कंबाइन कर लिया, तो ये बना दिया Fe2O3। तो एडिशन कर रहा है ऑक्सीजन का, तो ये भी क्या हो गया, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। तो कोई भी बेस से आप देखिए, आपका रिजल्ट निकल कर वही आएगा। रिडक्शन किसे कहते हैं, रिडक्शन किसे कहते हैं, जहाँ पे हो लॉस ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ पे ऑक्सीजन कोई लॉस करे या गेन करे हाइड्रोजन का, या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। सब का मतलब यहाँ पे स्टूडेंट देखिए सेम है, सब एक ही बात कर रहा है। अगर ऑक्सीजन का लॉस हो, या हाइड्रोजन का गेन हो, या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो, सब का सब क्या कह रहा है कि रिडक्शन होगा। जैसे एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लेते हैं ये था ZnO, ये था CuO, बन गया Cu। अब क्या हुआ, O पे -2 और Cu पे क्या +2। अब क्या है Cu पे 0, तो +2 से 0 डिक्रीज हुआ ऑक्सीडेशन स्टेट, रिडक्शन हुआ। लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ, रिडक्शन हुआ। या फिर यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो जाता तो वो भी रिडक्शन होता। या फिर Fe+2 है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया और बन गया Fe, तो यहाँ भी देखिए +2 से क्या हो गया 0, तो इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट घट रहा है, तो यहाँ भी क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो सब का मतलब जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे सेम है। तो अगर और जहाँ कोई केमिकल रिएक्शन में, जहाँ कोई केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो, जहाँ कोई केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो और साथ ही साथ रिडक्शन भी हो, वैसे केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे देखिए, जैसे Zn+Cu था, ये बन गया क्या, ZnO+Cu। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। जब कोई एलिमेंट अपने एलिमेंटल फॉर्म में हो तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। तो जिंक का 0 होगा, O का -2, Cu का +2। अब जिंक का हो गया यहाँ पे +2 और कॉपर का हो गया 0। यहाँ पर ध्यान दें स्टूडेंट कि Cu का +2 से चला गया 0 में, तो डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि रिडक्शन हो रहा है। और जिंक का 0 से हो गया +2 यानी बढ़ रहा है, तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो रहा है। या फिर ऑक्सीजन के आधार पे अगर आप कहें तो देखिए CuO ने ऑक्सीजन को लॉस कर दिया और अकेला बन गया Cu, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन ही क्या है, रिडक्शन। जिंक ने ऑक्सीजन को गेन कर लिया, ऐड कर लिया, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ही क्या है, ऑक्सीडेशन। या फिर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ही ऑक्सीडेशन है। तो देखिए जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ 0 था और ये क्या हो गया +2, तो जिंक का यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट था +2 और कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +2 से 0 हो गया, तो कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो आप जैसे भी ले स्टूडेंट्स, निकल कर बात वही आएगा, सबका मतलब सेम है। तो आज के क्लास में आपने ये देखा। अगला क्लासिफिकेशन जो है वो मैकेनिज्म के आधार पे है। तो स्टूडेंट्स आज के क्लास के लिए इतना ही। अगले क्लास में इसको डिस्कस करेंगे कि आखिर मैकेनिज्म के आधार पे कितने टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं। फिर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, PYQ देखेंगे कि कैसे इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगले क्लास में मिलते हैं स्टूडेंट्स। जय हिंद।